Hi everyone, welcoming all of you to the Genius Professor. This is me, your Abhishek sir, your master teacher of chemistry. So let us discuss some questions with answer. ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में से मैंने लिए हुए हैं और ये इस वीडियो का पार्ट 2 है. आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 भी देख लिया होगा MCQs का सॉलिड स्टेट. उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख के फिर इस पार्ट 2 को देखने के लिए आइएगा. सो लेट अस स्टार्ट. चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस के हम लोग क्वेश्चंस करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज शुगर डिजोल्व इन वाटर. पूछ रहा है शुगर पानी के अंदर डिजोल्व क्यों होता है. तो फिर देखो 4 ऑप्शंस दिया है. शुगर इज नॉन पोलर है. सेकंड ऑप्शन दिया है शुगर पोलर है. थर्ड ऑप्शन दिया है इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर. ऑलराइट. फिर उसके बाद फोर्थ ऑप्शन दिया है शुगर एंड वाटर आर बोथ पोलर. बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक इजी वे में समझाता हूँ. देखो सपोज आपने एक ग्लास ले लिया, उस ग्लास के अंदर आपने पानी डाल दिया और पानी डालने के बाद आपने 1 स्पून उसके अंदर शुगर डाल दिया. तो जब आप शुगर के पार्टिकल्स, मैं येलो से बना दे रहा हूँ, डोंट वरी, शुगर के पार्टिकल्स उसमें डिसॉल्व क्यों होता है ये पूछ रहा है. इतना समझ में आया आपको. तो देखो इसका आंसर है इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एक और सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको. अगर आपकी किसी फ्रेंड की आपको हेल्प करनी है तो फिर एक हेल्प किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी उसके साथ बॉन्डिंग कैसी है. राइट. अगर आपका फ्रेंड ही नहीं है तो आप उसकी एकदम अच्छे से हेल्प करोगे क्या? नहीं. बॉन्डिंग के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है. ठीक है. तो याद रखना शुगर पानी में क्यों डिसॉल्व होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वाटर के फॉर्मूले में आता है ना H2O. तो फिर ये किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल रहता है, इस हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कैसी है शुगर मॉलिक्यूल के साथ. क्वेश्चन का आंसर सी है. इतना समझ में आ गया ना. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये एग्जाम में आ सकता है. पूछ रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर. वाटर की जो सॉल्युबिलिटी है गैस में कैसी होती है. ठीक है. तो इसका आंसर है डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. यहाँ पे दोनों डिक्रीज दिया है और एक इंक्रीज, दूसरा भी इंक्रीज, और इट इज नॉट अफेक्टेड दिया है. तो देखो सबसे पहली बात, अगर टेम्परेचर कहीं पे भी लगाओगे तो ऐसा तो है ही नहीं कि वहां पे इफेक्ट नहीं होगा. तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, डी वाला. अभी डी को समझते हैं हम लोग. देखो क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा डीप में एकदम. देखो सपोज यू हैव टेकन अ कंटेनर ओवर हियर और इस कंटेनर में आपने क्या ले लिया, पानी ले लिया है. और उस पानी के ऊपर आपने ना कुछ गैस के पार्टिकल्स ऐसे डालना चालू किया है. तो आप खुद से सोचिए ना, अब जो गैस के पार्टिकल्स है वो ऐसे ही थोड़ी ना आ जाएंगे इस वाटर से रिएक्ट होने के लिए. मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ तो भी एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा. राइट. इसको यानी कि कंडेंस करना पड़ेगा कुछ एक पिस्टन के थ्रू. तो अब क्या हो जाएगा, जब ये इसके साथ रिएक्ट करना चालू करेगा तो फिर यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा. आई मीन टू से यहाँ से एनर्जी बाहर निकलेगी. इतना समझा. तो वो टाइम पे अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो क्या होगा. तो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि गैस की जो सॉल्युबिलिटी है जब वो डिक्रीज होती है, जब टेम्परेचर हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. ये एक एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है तो ये आ सकता है, याद रखना. गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी पानी के साथ जब आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, और गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी पानी के साथ जब आप टेम्परेचर क्या करोगे, डिक्रीज करोगे. समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 2. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द थर्ड क्वेश्चन इज द यूनिट्स ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट. अब आपको यूनिट पूछ रहा है हेनरीज लॉ के. इसका आंसर है बी, मोल लीटर इनवर्स बार इनवर्स. तो मैं इसको तो समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही इजी है. देखो इसको आप लोग ऐसे याद कर लो, ये आपको यूनिट्स याद नहीं होती है तो एकदम सिंपल वे में सिखाता हूँ. अल्फाबेटिकल ऑर्डर को रिवर्स करना है. तो सबसे पहले क्या आएगा बी. राइट. फिर उसके बाद क्या आएगा एल. फिर उसके बाद क्या आता है एम. पढ़ा है ना ABCD हम लोगों ने. तो फिर क्या आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन राइट है. देखो BDM ये वाला ऑप्शन नहीं है, LMB ये भी नहीं है, BLM ये भी नहीं है. मैंने क्या सीखा आपको पीछे से जाना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को रिवर्स करना है. ऐसे इस क्वेश्चन को ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हो. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो द फोर्थ क्वेश्चन इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सोल्यूशन. ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है नेचर के ऊपर. क्या नहीं, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता. किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर के ऊपर डिपेंड करता है. किसके ऊपर डिपेंड करता है, याद रखो नंबर के ऊपर. समझ में आया, ये इसका डेफिनेशन है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द फॉलोइंग सोल्यूशन सॉल्वेंट हैज मैक्सिमम वेपर प्रेशर. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करो. देखो ध्यान से, इसको कैसे करना है. ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम वेपर प्रेशर किसका है. ठीक है. 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से पूछा है कि वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा किसका है. तो एक सिंपल सा चीज समझा, अगर तू थोड़ा सा तूने लिक्विड लिया और अगर तूने इसको हीट करना चालू किया तो क्या हो जाएगा, जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. राइट. अगर तू ढेर सारा लिक्विड लेता है और अगर तू उसको हीट करने का और वेपर में कन्वर्ट करने का ट्राई करता है तो वो टाइम लेगा. बरोबर. तो फिर इससे अपने को क्या समझ में आता है कि जो 0.5 मोलार, देखिए 0.5 ये 2 मोलार है और ये 1 मोलार है, यानी कि ये सरफेस के ऊपर भी डिपेंड करता है. समझ में आया, सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है. 0.5 मोलर यानी कि तू थोड़ा सा सरफेस कवर करेगा. राइट. इसको हीट करने के लिए थोड़े से हीट की जरूरत पड़ेगी और ये तुरंत वेपर प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो सबसे ज्यादा किसका है, 0.5 मोलर का है. राइट. ये 2 मोलर ज्यादा हो गया, 1 मोलर भी ज्यादा हो गया. समझ में आ गया, इजी था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। देखो अब आप बच्चे लोग क्या सोचेंगे कि रॉल्स लॉ से क्वेश्चन है, ये रॉल्स लॉ वाला क्वेश्चन नहीं है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है। देखो द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेन डिसॉल्व नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इजी क्वेश्चन है, समझ के खाली। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ये वाले टॉपिक में से क्वेश्चन आया, याद रखना। रॉल्स लॉ वाले टॉपिक में से नहीं आया, इसके एक सब टॉपिक यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में से आया। तो फिर क्या होता है, डज नॉट डिपेंड ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। मैं समझाता हूँ, डोंट वरी। देखो यहाँ पे ध्यान से, द रिलेटिव lowering of vapor pressure, the ratio of vapor pressure lowering of solvent divided by the vapor pressure of the pure solvent। आपको क्या करना रहता है, इसमें lowering of solvent का लेना रहता है, उसको डिवाइड करना रहता है प्योर से। प्योर वाले के हम लोग कभी भी डॉट लगाते हैं। तो देखो डेल्टा पी का क्या हो जाएगा, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नॉट। तो सिंपल सा लॉजिक है बेटा, ये किसके इक्वल रहता है, ये इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन के। हम लोग x से मोल फ्रैक्शन को रिलेट करते हैं। तो फिर देखो ये इसका रेशियो x के इक्वल हो गया, तो इसका भी रेशियो क्या हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। सिंपल था, राइट। तो डज नॉट डिपेंड ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो अपने को क्या पता चलता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऑलराइट, ये क्वेश्चन को एक बार जस्ट इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से कर लेना, ठीक है, कंफर्मेशन कर लेना। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। ये किसको इक्वल रहता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के, ठीक है। देखो तो इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, तो इस हिसाब से आंसर ये होना चाहिए। बट इन्होंने क्या दिया है, डज नॉट डिपेंड ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। बट याद रखना ये किसके लिए पूछा है, इन लोगों ने नॉन वोलेटाइल के लिए पूछा है। तो नॉन वोलेटाइल के ऊपर जब भी आएगा तो समझ जाना सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आया, आप लोग क्या करके आओगे, ये वाला मार्क करके आओगे। बट बी आंसर नहीं है, इसका आंसर क्या है, सी आंसर है। इतना समझा क्यों, क्योंकि नॉन वोलेटाइल के लिए सब पूछा है। नॉन वोलेटाइल क्या होता है वो समझाता हूँ। देखो ऐसा कौन सा भी सॉल्यूट जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से कम रहेगा ना, तो उसको नॉन वोलेटाइल बोलते हैं, ठीक है। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा रहेगा। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ ए सॉल्वेंट इज। ये तो देखो डायरेक्ट फ्रीजिंग पॉइंट से क्वेश्चन उठ के आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी। देख फ्रीजिंग पॉइंट को किससे नोट करते, देख सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट है ना डेल्टा टी एफ। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के। मोलैरिटी को हम लोग किससे नोट करते हैं, स्मॉल एम से। ये वाला सिंपल था, डेफिनेशन है। ऑलराइट, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिसेंट है, इसको मार्क करके इसको जस्ट कंफर्म करना है। ये क्वेश्चन उन्होंने रॉन्ग दिया हुआ है। देखो हम लोग सब समझते हैं इसको क्या बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल फॉर 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एंड 0.1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन। दोनों भी अपने को कितना दिया, 0.1 मोलर सॉल्यूशन का, ठीक है। तो वो पूछा कि ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द सुक्रोज सॉल्यूशन। अब ऑस्मेटिक प्रेशर देख, जब तूने ये भी 0.1 मोलर यूरिया लिया और 0.1 मोलर सुक्रोज भी लिया, तो तेरा जो ऑस्मेटिक प्रेशर है बेटा यूरिया का और ऑस्मेटिक प्रेशर जो है तेरा सुक्रोज का, तो पहले एक ऑप्शन में क्या दिया है कि यूरिया का ग्रेटर है सुक्रोज से। सेकंड ऑप्शन में क्या दिया है कि सुक्रोज का ग्रेटर है यूरिया से। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है कि सुक्रोज सॉल्यूशन इज नॉट आइसोटोनिक, मतलब ये है आइसोटोनिक सॉल्यूशन ही नहीं है विद यूरिया सॉल्यूशन, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा इसमें। फिर बोथ द सॉल्यूशन हैव द सेम ऑस्मेटिक प्रेशर, तो डी ऑप्शन दिया है। इसका आंसर देख क्या लिखा है इन लोगों ने, टेक्स्ट बुक में देख ले ध्यान से, ये टेक्स्ट बुक से लिखा है मैंने। फॉर एग्जांपल ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन इज हायर देन द यूरिया सॉल्यूशन। इसमें क्या बोला इन्होंने बेटा, इन्होंने बताया कि सर सुक्रोज का हायर है यूरिया से, तो उस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, ए ऑप्शन होना चाहिए। तो इसको स्टार मार्क करके एक बार कंफर्म कर लेना इस क्वेश्चन के आंसर को, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे करना है। द हेनरीज लॉ कांस्टेंट अपने को गैस का इतना दे रहा है, ठीक है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट सोचो ना खुद से, लॉ कांस्टेंट खुद ही बता रहा है कि हेनरीज का कांस्टेंट है उसका वैल्यू ये है। तो लॉ कांस्टेंट जब भी आता है तो अपने को पता रहता है के, और ये हेनरी का है ना, तो इस पे क्या लगा देना है के एच। तो के एच का वैल्यू आपको कितना दे रहा है, 6.7 इंटू 10⁻⁻⁴। Its solubility when the partial pressure of the gas is 0.65। तो आपको प्रेशर दे रहा है, प्रेशर यानी कि क्या दे रहा है, ये T की वैल्यू दे रहा है। T की वैल्यू कितना दे रहा है, 0.65। और देखो ये K दिख गया ना, तो समझ जाना ये टेम्परेचर है, केल्विन। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। तो फिर ये क्या हो गया, T। तो अपने को T का यूज भी नहीं बाय द वे, ऑलराइट, टेंशन मत लो, T का यूज भी नहीं करना है। तो अब अपने को क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट वाला। वो फॉर्मूला है सिंपल एकदम, S इक्वल्स टू KH इंटू P। KH का वैल्यू क्या है, 6.7 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.65 से, तो कैसे होगा, मल्टीप्लाई एकदम बेसिक से सीखा हूँ, टेंशन मत ले, बस मेरे चैनल पे टिके रहे। ये 10⁻⁴ है ना, -10⁻⁴ है ना, तो इसको कैसे लिखूंगा, 0.00067। इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है 0.65 से, तो 0.65 जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर निकल के आ जाएगा 0.000355। जब मैं इसको देख 0.000 है ना, तो इसको कन्वर्ट कर दूंगा तो आंसर ही आ जाएगा। सिंपल था ना बेटा, समझ में आ गया ना। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज चैप्टर नंबर 3 आयोनिक इक्विलिब्रियम से हम लोग करेंगे इसके भी सारे के सारे एमसीक्यूज। मैंने आपको वादा किया है मैं सारे के सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा। जस्ट आप लोगों को 2 चीज करना है, वीडियो को शेयर करिए पहली बार, दूसरा इस वीडियो को 2-3 बार देख लो, हो जाएगा। ये कोई यूट्यूबर आपसे ऐसा नहीं बोलेगा जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। मेरे वीडियोज ना अगर आपको स्लो लगते हैं ना कि मैं स्लो सिखा रहा हूँ, तो 2x की स्पीड पे देख के खत्म करो ना, दैट्स इट।
एक बार देखो, उसके बाद सेकंड टाइम 2x पे देख लो, तुरंत फटाफट से कम टाइम, कम जितना टाइम कम आपके पास टाइम कम है, समझ के लो मेरी बात को, ठीक है। अब देखो चलो टॉपिक पे आते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड। क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, इन्होंने पूछा कि परसेंटेज डिसोसिएशन कितना है, कितने का 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड का, के का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। सिंपल है एकदम, देखो मैं कैसे करता हूँ इसको। देखो तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, सिंपल सा फॉर्मूला है, के इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी। ये 0.1 मोलर दिया है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये तो सी हो जाएगा, मोलरिटी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन दिया, राइट, तो ये हो जाएगा सी। तो यहाँ पे लिख देना 0.1। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10⁻⁻5 के स्क्वायर से, दैट्स इट। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा आंसर। सिंपल था ये, जस्ट दो डेटा दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा क्वेश्चन है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ए रिएक्शन HCl H2O। देखो ये ना थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, उन्होंने अच्छे से लिख करके नहीं दिया है। HCl और H2 दोनों कंबाइन होकर के H3O+ दे रहा है, और क्या दे रहा है, Cl- दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो इनमें से देख, तेरे को 4 ऑप्शन दिया है, पूछे कि कॉन्जुगेट एसिड बेस वाला पेयर कौन सा है। ये रिएक्शन में तुझे अच्छे से करके समझाता हूँ। देख इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली, रिएक्शन को पहले समझ के लो। HCl जो है ना आपका, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, H2O के साथ। तो क्या दे रहा है, देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, और वो हाइड्रोजन H2O ने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बना दिया, H3O+। इतना समझा। तो ये टाइम पे हाइड्रोजन कहाँ से निकला, मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो फिर ये क्या हो गया, एसिड हो गया, ठीक है। और फिर इसके बाद इसने क्या किया, बेटा, देख ये क्या हो गया, एसिड हो गया। अब देख H2O ने क्या किया, हाइड्रोजन को क्या कर लिया, इसके एक एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बेस हो गया। अब तो यहाँ पर देख, यहाँ से यहाँ देख, H3O+ में से HCO+ ने क्या फॉर्म किया, H2O+ किया, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वापस से ये क्या बन गया, एसिड बन गया, राइट। वापस से समझा रहा हूँ, ध्यान से देख। अब देख यहाँ पे Cl- है, Cl- ने क्या किया, एक H को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि क्या बन गया, बेस। तो अपने पास 2 पेयर निकल के आए, कौन कौन से, देखो ध्यान से, H2O और H3O+। ये टाइम पे ये बेस है और ये क्या है, एसिड है, तो ये एक पेयर हो गया। दूसरा पेयर कौन सा है, ये एक एसिड HCl वाला और Cl-। तो फिर अपने पास देखो ऑप्शन में देखो H2 और H3O+ दिख रहा है, राइट, तो ये ऑप्शन राइट है अपने पास। देखो HCO+ नहीं, वो तो है ही नहीं, अकेला तो हो ही नहीं सकता कभी। इसके HCl और H2, देखो HCl और H2 है क्या, नहीं, HCl के साथ कौन है, Cl- है, तो फिर ये ऑप्शन भी राइट रॉन्ग हो गया। और HCl और H3O+, HCl के साथ HCO+ है क्या, नहीं, HCl तो अपने पास HCl के, ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। इतना समझा, इजी है ना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इजी। देखो अब ये एप्लीकेशन वाले पार्ट से क्वेश्चन है। इन अ बायोकेमिकल सिस्टम के अंदर pH ऑफ द ब्लड इन अवर बॉडी इज मेंटेन। देख तू बेटा कुछ भी खाता है, ठीक है, बाहर का पानी पूरी जलेबी कुछ भी, तेरा फेवरेट चाइनीज भेल, तू वो सब भी खाता है, तो तेरा जो ब्लड का pH है वो कैसे मेंटेन होता है, ये दो के वजह से। HCO3- है प्लस H2CO3 है। देख मैं समझाता हूँ तेरे को, सिंपल सा, इसको याद करके जा, HCO3, ठीक है, तो इसके बाद ये H को डबल कर दे, 2 कर दे, तो H2CO3 हो गया। समझ में आया ये, ठीक है। बायोकेमिकल वाले से आया, देख यहाँ पे देख मैं दिखाता हूँ, अच्छा देखो, देख बायोकेमिकल सिस्टम के अंदर जो तेरा pH है ब्लड का, वो इन दोनों के वजह से मेंटेन रहता है, राइट। ये लोग इतने तक मेंटेन करके रखे, 7.3 से 7.4 के बीच में। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये IP मतलब होता है, IP मतलब ये IP एड्रेस वाला नहीं है, ये IP मतलब क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट और KSP यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। प्रेसिपिटेशन ऑफ द कंपाउंड विल एक्वायर अंडर द कंडीशन, कौन से कंडीशन में होता है, तो इस साइन को हम लोग ग्रेटर बोलते हैं, याद रखना, इस साइन को हम लोग ग्रेटर बोलते हैं। तो ये वाली कंडीशन में होता है, आयनिक प्रोडक्ट का ग्रेटर रहता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। अगर तुझे क्वेश्चन ना टर्न करके पूछना तो ऐसे पूछ लेगा। 3 यहाँ पर दिया हुआ है, कौन कौन से, IP इक्वल टू KSP, जब ये दोनों इक्वल कब रहेंगे, इक्विलिब्रियम में इक्वल रहेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखिए ग्रेटर, अब जब आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर रहेगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो टाइम पे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, याद रखना। और जब ये लेस रहेगा तो वो अनसैचुरेटेड है। इतना समझ में आया, इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी हम लोग, थोड़े क्वेश्चन और है, टेंशन मत लो। NH4 इज अ सॉल्ट, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, हाँ, और ये पूछेगा नहीं, पर इतना समझ लेना, इजी सा क्वेश्चन है, नहीं पूछेगा ये, मुझे पता है ना, ये पूछ लेगा इसमें से। NH4 इज अ वीक एसिड, क्या बता रहा है, NH4 एक वीक एसिड है, और ये NH4OH क्या एक वीक बेस है, तो सोल्यूशन NH4F विल बी। तो ये NH4F कैसा है, ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि ये वीक एसिड है और ये टाइम पे ये वीक बेस है, तो फिर ये स्ट्रांगली एसिडिक है। देखो मैं समझाता हूँ, टेंशन मत लो, देखो ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो NH4+ और F-, ये आपको देखो ये एरिया ना NH4F, तो इसको मैंने डिसोशिएट किया कैसे, NH4+ और F- में, उसको मैंने पानी के साथ रिएक्ट कराया, तो क्या हो गया, ये NH4 इस एक H2 यानी कि क्या OH और H, बरोबर। तो ये H F के साथ चले जाएगा तो क्या बना देगा, HF बना देगा। OH NH4 के साथ चले जाएगा तो क्या बना देगा, NH4OH। तो टाइम पे वीक बेस और वीक एसिड, ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को 1 by 1 पानी के साथ रिएक्ट करना है। देख पहले मैंने एक बार दोनों एक साथ किया, बरोबर। अब एक बार इसको पानी के साथ रिएक्ट करता हूँ और एक बार F- को पानी के साथ रिएक्ट करता हूँ। तो जब मैं इसको पानी के साथ रिएक्ट करता हूँ तो मुझे दिखता है कि HCO+ ज्यादा फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर HCO+ ज्यादा फॉर्म नहीं हो रहा है। इसी कारण दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस क्वेश्चन
NH4 प्लस इज अ स्लाइटली एसिडिक है। इतना समझ में आया? स्लाइटली स्ट्रॉन्गर एसिड है देन F- के। क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या करना था वापस से बताता हूँ, देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है, NH4F है ना, उसको तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे? NH4 प्लस और F- में उनको दोनों को पानी के साथ रिएक्ट कर दो, तो वीक बेस और वीक एसिड दे देता है। ये दोनों को एक एक करके पानी के साथ रिएक्ट कर दो, तो अपने को क्या दिखता है कि NH4 इसके साथ ज्यादा H3O प्लस फॉर्म करता है। प्लस इतना एक रैप सॉन्ग, चलो आपको एक गाना भी सुना देता हूँ, ठीक है। आपको जस्ट मेरे साथ एक गाना बोलना है, प्लस वाले एसिड माइनस वाले बेस, प्लस वाले एसिड माइनस वाले बेस। तो जब भी देखना आपको प्लस साइन दिखेगा ना, तो समझ जाना एसिड है, और माइनस साइन दिखेगा तो क्या बन जाएगा? वो बेस। तो फिर ये क्या दिखाता है कि HCO प्लस फॉर्म करता है, यानी कि एसिड फॉर्म करता है। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। आई होप आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा। चलो देखते हैं। देखो क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। इन द थियरी विच एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, इसमें से कौन सी थियरी जो कि एम्फोटेरिक नेचर एक्सप्लेन करती है पानी का? तो वो ब्रॉन्स्टन-लॉरी थियरी है। देखो कैसे, सिंपल है एकदम। देखो ये कैसा है एकदम, एम्फोटेरिक नेचर, H2O है, NH3 के साथ रिएक्ट कर रहा है। सिंपल सा देख, इसने कहा कि अपना एक हाइड्रोजन डोनेट कर दिया, तो ये टाइम पे कैसा एक्ट कर रहा है? एसिड। हाइड्रोजन डोनेट, याद रखना, डोनेट की स्पेलिंग में इसका आगे का इसका पीछे का दिखेगा, ठीक है। अब देख इसमें क्या कर रहा है, ये H2O एक्सेप्ट कर ले रहा है इस H को, तो ये क्या कर रहा है? बेस। तो यानी कि ये दोनों के ऐसा नेचर एक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन-लॉरी थियरी। ब्रॉन्स्टन-लॉरी थियरी प्रोटॉन के रिगार्डिंग है, ठीक है। इतना पता होगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पीकेबी ऑफ वीक बेस BOH, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये पीकेबी आप केबी दिया है, विल बी वीक बेस पीकेबी पूछा है, तो सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला सिखा देता हूँ, याद रखो। पीकेबी इक्वल टू होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, माइनस ऑफ log 10, राइट, और फिर मल्टीप्लाई करना है केबी से। इतना समझा? माइनस ऑफ log 10 केबी कितना दिया हुआ है देखो ना, दिया है क्वेश्चन में 1 इंटू 10⁻⁵। जब तू इसका लॉग निकालेगा तो ये निकल के आ जाएगा 5। कैसे? माइनस ऑफ log 10 1, ऑलराइट। ये log 10⁻⁵ का निकालेगा, ये देखिए log 10 1, तो ये माइनस का साइन है -1, ये 10⁻⁵ का निकालेगा तो -5 आएगा, राइट। तो -5 मल्टीप्लिकेशन में ना ये, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर देगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सिंपल है, ऑलराइट। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम पे। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछा है, इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिया, इसमें से पूछा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सा है, तो टेम्परेचर है, ठीक है। कैसे याद रखोगे? देखो इंटेंसिव की स्पेलिंग में क्या दिख रहा है? T, तो याद रखना T से T मिलाओ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ 1 dm क्यूब बार इज, कितना है वैल्यू ऑफ 1 dm बार क्यूब? इसका वैल्यू कितना है? 10⁻² है। कैसे? इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे सॉल्व नहीं होगा ये, ठीक है। लास्ट में ट्रिक भी सिखा दूंगा, देख ध्यान से। इट्स ऑफ देख बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इसको। देख 1 जूल इक्वल होता है 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स के, इक्वल होता है 1 बार के, ठीक है। तो 1 बार इक्वल टू होता है, यानी कि देख ये 1 जूल इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है, ये 1 जूल इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, तो फिर इसका मतलब क्या समझ आता है? ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे इस कंडीशन से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या समझता है? W = -px डेल्टा V करना है आपको, यानी कि 1 बार किसके इक्वल होता है? 10⁵ पास्कल के, समझा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से पास्कल देखो ना, 10⁵ पास्कल का आपने क्या निकाला था? 1 पास्कल = 1 kg में ये इसके इक्वल होता है, तो फिर ये आपने लिख दिया, इतना समझा। फिर इसके बाद क्या लिखना है आपको? 1 dm क्यूब बार, 1 dm क्यूब बार की जगह पे आप क्या डालोगे? देखो ना, आपने अभी 1 बार की वैल्यू क्या निकाली है, तो ये डाल देना, ठीक है। dm क्यूब है, ये 10⁵ है, तो dm क्यूब को हम लोग कैसे स्प्लिट करेंगे? 10⁻³ के अंदर, तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये 3 है और ये कितना है? -1 है, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ऑलराइट। ये 10⁻⁵ - c कितना आ जाएगा? 100, तो 100 को हम लोग ऐसे लिख देंगे 10⁻² के टर्म्स में, क्योंकि इसमें अपने जूल बोला है, हो गया। सिंपल था ये, इसमें ऐसे भी लिख सकते। अब देख ट्रिक सिखाता हूँ, बहुत से बच्चों को नहीं समझा रहेगा, ठीक है। देख सिंपल सा ट्रिक, ये 1 लिखा ना, 1 dm क्यूब दिया है ना क्वेश्चन में, 1 ठीक ऐसा दिख रहा है, 0 कैसा ना, और 3 को क्या करना है? 2 करना है, याद रखना। 3 को क्या करना है? 2, 3 मत करके आ जाना, क्या करना है? 2 करना है। समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्क डन इन द dm क्यूब बार when 200 ml of ethylene gas and 150 ml of HCl gas were allowed to react at 1 bar pressure, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 0.5। इसमें भी लास्ट में ट्रिक सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। क्या पूछा है? वर्क डन इन द dm क्यूब, जब देख तू इतना ml इथिलीन ले रहा है और इतना ml HCl को रिएक्ट कर रहा है इतने के प्रेशर पे, तो तूने कितना काम किया ये तेरे को पूछ रहा है, ठीक है। अब देख इसको कैसे करना है, सिंपल सा है। सबसे पहले आपको रिएक्शन लिख के दिखाना है कुछ इस तरीके से, HCl और क्या दे देगा आपको? C2H5 और Cl। तो इसमें क्या समझ में आता है कि अगर ये हम लोग 100 लेंगे तो ये भी अपने को 100 लेना है, अगर ये हम लोग 150 लेंगे तो ये भी अपने को कितना लेना है? 150 लेना है, तब जाके ये 150 फॉर्म होगा। इतना अपने को समझ में आता है। ये डेटा में यहाँ पे लिखा हुआ है लोगों ने, देखो क्या लिखा है, 1 मोल ऑफ HCl टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ C2H5, ठीक है। तो हेंस 150 ml ऑफ HCl विल बी रिएक्ट विद ओनली 150 ml ऑफ C2H4। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा? V1 कैसे निकालोगे? दोनों को प्लस कर दोगे, मतलब ये रिएक्टेंट वाले, ये भी कितना है? 150, ये भी कितना है? 150, तो दिस विल कम्स आउट टू बी 300।
300 को जब पॉइंट में कन्वर्ट कर, मिलीलीटर को डेसिमल क्यूब में कन्वर्ट करेगा तो 0.3 हो जाएगा। इतना समझता है ना। और ये कितना है, 150 है बरोबर, तो 150 को कन्वर्ट करोगे तो 0.15 लीटर हो जाएगा। ऑलराइट, और प्रेशर अपने को दिया हुआ है 1 बार पे। तो देखो लास्ट में आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, W = -1 बार 0.15 - 0.3, तो दिस विल कम्स आउट टू बी 0.1। तो जस्ट माइनस कर लो और मल्टीप्लाई कर दो 1 से। पर देखो इन्होंने जूल के लिए बोला है, अपने को जूल में नहीं बोला है क्वेश्चन में, तो अपना यही आंसर है। समझा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, अब ट्रिक सिखाता हूँ ध्यान से। देखो ये 150 दिख रहा है ना, तो इसको देखो आंसर कैसे मार्क करना है, 150 है ना, तो 15 लिखने का, 0 को आगे लेने का तो 0.15। दैट्स इट, छोटा सा ट्रिक था। चलो आगे चलते, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं एग्जाम में, टाइम कम है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्क डन इन द वैक्यूम एंड 300 मोल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। वैक्यूम में ना मतलब कुछ भी नहीं हुआ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये स्लाइड लास्ट है। देखो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है आप लोगों को पता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। कैसे याद रखोगे, थर्मल में T दिखता है ना, T से T याद रखना, T से T राइट। तो T में क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी कि डेल्टा U से हो गया 0, तो ये 0 हो गया तो इक्वल टू Q W के होता है, Q + W के होता है। तो W यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, -Q। समझ में आ रहा है ना, देखो ना Q है प्लस है, वहाँ भेज दो माइनस हो जाएगा, W = -Q। दैट्स इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर ए आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक के टाइम पे याद रखना वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम, याद रहेगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, ये क्वेश्चन करो खुद से, HWA होमवर्क है, चैट सेक्शन में लिखना आया कि नहीं आया। ऑलराइट, चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जस्ट मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए सिर्फ। और मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ऑलराइट, कोई भी डाउट्स है उसके रिगार्डिंग। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सकता है। ये टाइम वापस नहीं आएगा, टाइम में वापस जा करके पढ़ाई नहीं कर सकते, एग्जाम नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है ना। जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर इस वीडियो का ना मैं टारगेट रखता हूँ, अभी से हम लोग टारगेट डिसाइड करेंगे, अगर इस वीडियो का 200+ व्यूज आ गया ना, इसमें जस्ट छोटा सा टारगेट है हमारे लिए, मेरे लिए बहुत बड़ा करिए, 200 स्टूडेंट्स तक ये पहुंच गया ना, तो फिर मैं इसका पार्ट 3 और पार्ट 4 बहुत जल्दी लेके आऊँगा, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।